हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझा था कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आज हम थियोरेटिकली समझेंगे कि किस तरीके से जीवन की शुरुआत हुई। पहले पृथ्वी का, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, फिर हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, फिर हमारी धरती का निर्माण कैसे हुआ, और तब जाके फिर कि उसके अंदर फिर जीवों का विकास कैसे हुआ, क्रमागत विकास जो है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से जीवों के अंदर वेरिएशंस आया, और वेरिएशंस आते 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 आज जो हम इतनी सुंदर धरती देखते हैं वो आज हमें दिखाई देती है। तो चलिए, आज की क्लास में हम बिल्कुल उसी को पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द आवर सोलर सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर से फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मेशन यानी कि बनावट, कैसे हुई बनावट हमारे सोलर सिस्टम की। तो हम अभी से बहुत साल, बहुत पुराने, मतलब कि लगभग 15 बिलियन ईयर्स पीछे चल रहे हैं। एक दो नहीं, 15 बिलियंस ईयर, यानी कि एक बहुत लंबे अरसे हम पीछे चल रहे हैं, फ्लैशबैक में चल रहे हैं। क्या हुआ था, कैसे धरती का निर्माण हुआ, कैसे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, इन सारी चीज़ों को समझेंगे बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। अचानक एक रहस्यमय घटना है। कैसे क्या हुआ था ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें हुआ क्या था, एक बिग बैंग थ्योरी, यानी कि एक भयानक विस्फोट हुआ। ठीक है, विस्फोट किसका? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? विस्फोट। ठीक है, आज से करीबन 15 बिलियन ईयर्स एगो, 15 बिलियन वर्ष पीछे क्या हुआ कि थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। थर्मोन्यूक्लियर मतलब कि जो न्यूक्लियस थे, जो एक न्यूक्लियस थे, उसके अंदर क्या हुआ कि काफ़ी तेज़ गर्मी होने के कारण वो फट गया। समझ में आया? और ये एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि बहुत सारे जो कॉस्मिक चीज़ें थी, मतलब जो कॉस्मिक मटेरियल थे, वो पूरे इधर उधर बिखर गए, है ना। जैसे एक बॉम्ब फटता है तो क्या होता है, उसके अंदर जितने भी माइक्रो जैसे जो सल्फर वगैरह होता है, वो क्या होता है कि एक बार फटने के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे, आपने पढ़ा होगा जो यूरेनियम जो विस्फोट करता है, वो क्या करता है, एक यूरेनियम की विस्फोट करने के बाद फिर वो 3 मॉलिक्यूल बनाता है, फिर वो 3 मॉलिक्यूल विस्फोट करते हैं, फिर वो उसका विस्फोट बनाता है, फिर उसका बनाता है, फिर उसका बनाता है, हर से 3 निकलते जाते हैं और एक विस्फोट होता है। बिल्कुल उसी तरीके का एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी कुछ अजीब टाइप, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे वो एकदम एक्सप्लोज होके इधर उधर फैल गए सब जगह। ये जब विस्फोट हुआ तो यहाँ पे लिखा थ्रू आउट न्यूमरस पीसेज ऑफ कॉस्मिक मटेरियल। ये कॉस्मिक मटेरियल्स जो थे वो क्या हो गए कि एक दूसरे से, मतलब थ्रू हो गए, थ्रू मतलब फेंकना, है ना। तो सभी जो छोटे पीसेस के अंदर क्या हुए कि पूरे फैल गए। जैसे आसमान में आपको तारे दिखते हैं ना, वैसे ही अभी जैसे वो छोटे दिखते हैं, लेकिन वो बेसिकली छोटे हैं नहीं, क्योंकि वो दूरी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए वो छोटे दिख रहे हैं। लेकिन वैसे ही जिस तरीके से अभी रात को आप खुले आसमान में जब सोते हैं तो ऊपर तारों का एक समूह दिखता है, बहुत छोटे, जैसे बहुत सारे लगते हैं कि जैसे पूरा एक चादर बना हुआ है और उस ब्लैक चादर के अंदर बहुत सारे छोटे चीज़ें हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पूरे यूनिवर्स में इस तरीके से छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक्सप्लोज कर गए, फेंक दिए गए, फैल गए पूरी तरह से। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद स्लोली कंडेंस एंड बिकेम ऑर्गेनाइज्ड स्लोली इनटू ग्रुप्स। अब क्या हुआ कि ये जो मटेरियल्स थे, चूंकि थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो ये काफ़ी
गर्म अवस्था में थे, इतने गर्म कि यहाँ पर जीवन की तो बात ही नहीं की जा सकती। जैसे सन पे अगर जीवन की बात करें तो ये केवल एक कल्पना हो सकती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जो आसपास की इन्वायरमेंट, मतलब हमारे नहीं बोलेंगे, उस समय जो पूरा इन्वायरमेंट था, पूरा का पूरा यूनिवर्स था, वो क्या था, इसी छोटे छोटे जो कॉस्मिक मटेरियल्स थे इनसे भरे पड़े थे। फिर क्या हुआ कि धीरे 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 ठंडे होने शुरू हुए, कंडेंस यानी कि उनमें ठंडापन आना शुरू हुआ और धीरे धीरे ठंडे होने लगे। जो जैसे तारे के जितना दूरी पे है उसके अकॉर्डिंग हुआ। तारा जैसे सन, हमारा जो अभी हम सोलर सिस्टम को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है। तो स्लोली कंडेंस एंड बिकम ऑर्गेनाइज्ड। अब क्या हुआ कि जिसके अंदर आपको पता है कि हमारे चाहे सन हो, मून हो, जुपिटर हो, मार्स हो, किसी के पास भी अपना एक ग्रेविटेशन पावर है। तो इसी तरीके से इन सारे जो कॉस्मिक मटेरियल थे, इन सभी के पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन पावर था, और ग्रेविटेशन पावर के कारण ही इसके आसपास, इसके रेंज में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आते लग गए, इन्होंने क्या किया कि ये सबको एक दूसरे से खींचना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए कि एक जगह हम चुंबक का पूरा ढेर लगा दें, उसके बीच में हम एक बड़ा सा चुंबक ले जाएं और क्या करें कि इस जैसे वो रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा कि उसके साथ साथ जिसको ग्रेविटेशन पावर में जितने लोग आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जहां तक है वो क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे जो कॉस्मिक मटेरियल्स थे, ये क्या हुए कि जिस तरीके से ग्रेविटेशन काम करता है, बिल्कुल ग्रेविटेशन की वजह से सब एक दूसरे के करीब आने शुरू हुए और करीब आके एक मतलब एक पूरा समूह बन गया, एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ये ग्रुप जो है इसी को हम गैलेक्सीज कहा गया, इसी को हमने क्या कहा, गैलेक्सी कहा। ठीक है, ये जो बहुत सारे कंडेंस होने के बाद छोटे 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 जो कॉस्मिक मटेरियल थे, ये कॉस्मिक मटेरियल जब आपस में एक दूसरे से कंडेंस हो गए, ठंडे हो गए, ठंडे होने के बाद इनमें ग्रेविटेशन पावर आया, तो जैसे जैसे ये रिवॉल्व कर रहे थे, इसके आसपास जो चीजें आई गई, ये सब एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ते चले गए, यानी कि वो मैग्नेट का एरिया बढ़ता चला गया, है ना। तो उस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स, स्टार, बहुत सारी चीजें बन गई और इसी ग्रुप्स को क्या कहा गया, गैलेक्सी का नाम दिया गया। ठीक है, अब इन गैलेक्सीज में ऐसा नहीं, यूनिवर्स के अंदर हजारों हजार गैलेक्सियां हैं। अगर हम कहें कि हमारी पृथ्वी एकलौती ग्रह है जहां पे जीवन है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्स के अंदर हमारी पृथ्वी की तरह दिखने वाला हजारों गैलेक्सीज है और ऐसी ही गैलेक्सीज के अंदर कई तरह के सोलर सिस्टम्स हैं, है ना। ये सन के पास है तो सोलर सिस्टम, इसी तरीके से अलग अलग जितने भी तारे हैं उन सभी का अपना एक सिस्टम है और उनके अंदर क्या है, एक पूरा जीवन चक्र चल रहा है। तो इस तरह की लाखों गैलेक्सियां हैं और इनके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स भी हैं। उनमें से एक जो गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाश गंगा, द मिल्की वे, है ना। जो हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, उसका नाम क्या है, आकाश गंगा। बहुत आपने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा होगा इस टर्म को, आज नहीं बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे, क्लास 8 के अंदर भी पढ़ा होगा आपने, उसके पहले भी क्लास 6 के अंदर भी पढ़ना है। तो ये जो गैलेक्सीज थे, उन्हीं गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाश गंगा, द मिल्की वे। मिल्की वे इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि आप रात को जब छत पे सोओगे तो सोने के बाद आपको एक पूरा उजला उजला धब्बा टाइप एक पूरा रास्ता दिखेगा कि बहुत दूर तक वो रास्ता गया हुआ है। वो जो रास्ता है वही मिल्की वे कहलाता है, क्योंकि वो उजले धब्बों से बना है इसलिए उसका नाम पड़ गया मिल्की वे। ठीक है, और इस मिल्की वे में एक स्टार हुआ, किसके अंदर, आकाश गंगा के अंदर। हम पूरे गैलेक्सी की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं जो कौन है, आकाश गंगा। उस आकाश गंगा के अंदर एक स्टार है जिसका नाम क्या है, सन। और इस सन के पास अपना एक परिवार है, अपना एक बोल देंगे फैमिली है, और उस फैमिली को कहा गया सोलर सिस्टम। अब ये फैमिली कैसा भाई, मैंने अभी बताया कि जितने भी ये कॉस्मिक मटेरियल थे, इन्होंने अपनी ग्रेविटेशन के बलबूते पे क्या किया कि अपने आसपास की चीजों को जोड़ना शुरू किया। जब जोड़ना शुरू किया तो इनके अंदर क्या हुआ कि भाई जब जोड़ना इनका शुरू हो गया तब क्या हुआ कि जैसे अब एक सन बन गया पूरा, अब इसके आसपास चलने वाले जो प्लैनेट है जो इसके ग्रेविटेशन के अंदर काम कर रहे हैं,
समझ में आया? इसके ग्रेविटेशन में काम करने वाले जो प्लैनेट्स थे, ये प्लैनेट्स जो थे ये इसके फैमिली कहला गए और इन्हीं फैमिली से मिलके बना सोलर सिस्टम। क्लियर? इस सन की फैमिली को क्या कहा गया? सोलर सिस्टम कहा गया। और अगर बात की जाए कि सोलर सिस्टम का निर्माण कब हुआ, इसका बताया जाए कि इसका जन्म कब हुआ, कब इसकी खोज हुई। अब खोज की बात नहीं कर सकते हैं हम, इसके जन्म की बात कर रहे हैं। तो भाई ये भी कहना एग्जैक्टली ये सही नहीं होगा कि इतना वर्ष पहले। अब इतना वर्ष पहले में कौन सा ईयर में हुआ था? ईयर उस टाइम था ही नहीं। अभी तो भाई हम 2021 में जी रहे हैं, 2021 में जी रहे हैं। यहाँ 4.5 बिलियन ईयर की बात हो रही है, बिलियन ईयर्स एगो। तो इतने साल में तो अभी तक ईस्वीसन भी नहीं आया, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कितने साल पहले हमारे सोलर सिस्टम की खोज हुई? तो ये कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिंपली इसको ये समझना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी लगभग कितने साल पहले हुई थी? तो 15 बिलियन ईयर्स एगो। और अगर पूछा जाए कि सोलर सिस्टम का निर्माण कब हुआ था, तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है। अब इसमें सोलर सिस्टम जब बना तो ऐसा नहीं था कि इसके अंदर ग्रहें बन चुकी थी, ऐसा नहीं था। मार्स, जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस सन के आसपास केवल छोटे 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 मॉलिक्यूल्स थे इस तरह फैले हुए। जिस तरीके से आपको रात को चादर दिखाई देता है ना तारों का, बिल्कुल इसी तरीके से आसपास बहुत सारे छोटे 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 इस तरह के मॉलिक्यूल बहुत सारे थे। एक दो नहीं, गिनती में नहीं, बहुत सारे, हजारों हजार। समझ में आया? अब इनमें से फिर वही चीजें जो यहाँ पे हो रही थी वही यहाँ पे होना शुरू हुआ, और जो जिसके ग्रेविटेशन के अंदर आया उसको उसने अपने कैप्चर में ले लिया। इसके बाद बहुत सालों तक, और ये जो पूरा ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर था जो बहुत सारे ग्रहों के साथ, इसको कहा गया सोलर नेब्यूला। क्या कहा गया? सोलर नेब्यूला। समझ में आया? अब ये सोलर नेब्यूला का कहा हुआ कि ये पूरी चीजें समझ में आई। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी हुई कितने साल पहले? 15 बिलियन ईयर्स एगो। क्यों हुई? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण। ठीक है। इस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे जो कॉस्मिक के मटेरियल्स थे वो छोटे छोटे पीसेस में पूरे यूनिवर्स में फैल गए। फिर ये धीरे धीरे ठंडे हुए और ठंडे होने के बाद एक जगह जमा होना शुरू हो गए। इस जमा होने वाले ग्रुप को क्या कहा गया? गैलेक्सीज कहा गया। ये गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है आकाशगंगा, द मिल्की वे। आकाशगंगा भी बोलते हैं, मिल्की वे भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इस आकाशगंगा में एक स्टार्स है जिसका नाम है सन। इस सन का जब निर्माण हुआ तो ये सन के अंदर क्या हुआ कि इस सन के ग्रेविटेशन पावर में बहुत सारे छोटे छोटे कण जो वहां पे फैले हुए थे, कॉस्मिक मटेरियल, वो यहाँ पे भी फैले हुए थे। अभी कुछ भी ठंडा नहीं हुआ है, ये एक्सप्लोजन वैसे ही हो रखा है। समझ में आया? इसी को सोलर के ग्रेविटेशन में जितने भी, सन के ग्रेविटेशन में जितने भी कॉस्मिक मटेरियल्स आए उनको कहा गया, एक सिस्टम में ढाल दिया गया जिसको कहा गया सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ कब? सन का जो ग्रेविटेशन पावर था इसका निर्माण कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब ये जो सोलर सिस्टम बन के तैयार हुआ था, अभी 9 ग्रहों वाला जो हमारा 8 ग्रहों वाला सोलर सिस्टम है ये बन के तैयार नहीं हुआ है। ये एक बहुत सारे एक्सप्लोजन जो कॉस्मिक मटेरियल थे उनके एक्सप्लोजन के साथ एक सिस्टम बन के तैयार हुआ था जिसको कहा गया सोलर नेब्यूला। अब हम समझेंगे कि सोलर नेब्यूला में किस तरीके से काम हुए। ये सोलर नेब्यूला जो था, अब इस सोलर नेब्यूला, इसको हम क्या कहें? सोलर नेब्यूला। अब ये सोलर नेब्यूला क्या हुआ कि धीरे 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 इसके जो अंग थे, ये जो बहुत ज्यादा गर्म था, ये क्या हुआ? धीरे 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 कंडेंस होना शुरू हुआ। ठीक है। कंडेंस के साथ साथ कूल भी होना शुरू हुआ। ठीक है। अब जब ये कूल होना स्टार्ट हुआ
तब क्या हुआ कि इसके अंदर जैसे जैसे ठंडक बढ़ने लगी तो सन के नज़दीक जो था वो काफ़ी गर्म, फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा, फिर थोड़ा ठंडा, फिर थोड़ा ठंडा, और लास्ट वाले जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कूल थे। लेकिन जब ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, तो जब भी ये अपने ऑर्बिट में घूम रहे थे, चूंकि एक गति मिल गई थी ना, जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग थ्योरी जब फटा था, एक विस्फोट जब हुआ, एक्सप्लोजन जब हुआ, तब वहां पे क्या हुआ कि एक गति के साथ फैला था। और चूंकि आपको पता है कि अंतरिक्ष में ना कोई वायुमंडल है ना कुछ है कि उसको घर्षण होगा, और घर्षण होने के फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन के बाद रुकेगा, है ना। तो कुछ फ्रिक्शन वगैरह तो था नहीं, लगातार वो चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था, तो वो गति जो थी लगातार उसके अंदर मेंटेन थी। तो जहां जहां से ये जो पिंड है ये गुजर रहा था, वहां से उसके आसपास जो भी पिंड आ रहे थे उसको क्या कर रहा था, अपनी ग्रेविटेशन से अपने आप में जोड़ता हुआ चला जा रहा था। तो ऐसे ही करते 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 बहुत सालों के बाद क्या हुआ कि इस सोलर सिस्टम बन गया, और उस सोलर सिस्टम के अंदर कितने ग्रह हुए? पहले, इसके पहले हम लोग 9 पढ़ते थे, 9 के पहले और भी ज्यादा थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सोलर सिस्टम में ये 9 ग्रह, प्लूटो को मिला के बात कर रही हूं मैं, तो 9 ग्रह ही बने हैं एकदम शुरुआत से, ऐसा नहीं है। आप लोग जो पढ़ते हो अभी नवग्रह, पंडितों का काफी नाम है कि नवग्रह ही शुरुआत से हैं, ये नवग्रह सब कुछ तय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये 9 ग्रह इससे पहले नहीं थे, है ना। शुरुआत में तो भाई यहाँ हजारों हजार ग्रह थे, इसमें से फिर कुछ जो ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के बाद में ये 9 ग्रह बने। 9 ग्रह भी, अब देखिए प्लूटो हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे वो घूमता 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 हमारे सोलर सिस्टम से ही बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अभी जो फिलहाल हमारे पास ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। कौन कौन है ये बताने की जरूरत नहीं, वो ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो ये बिल्कुल सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया, इस तरीके से 8 ग्रह बन गए। अब इस सोलर सिस्टम में बीच में आ गया सन, और इसके आसपास अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहे अलग अलग प्लैनेट्स, और इन प्लैनेट्स के भी आसपास घूमने वाले जो ग्रह बन गए उसको बना दिया गया क्या? उपग्रह कहा गया। क्लियर? जैसे हमारा भाई पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी का भी एक उपग्रह है चंद्रमा, वो पृथ्वी को सराउंडिंग कर रहा है। तो बिल्कुल इस तरीके से पूरा एक सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। और फिर क्या हुआ, धीरे 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 ये जो हमारा प्लैनेट्स है वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, है ना, सन से जितना डिस्टेंस था अलग अलग प्लैनेट्स का, उस तरीके से क्या हुआ कि अलग अलग प्लैनेट्स पे उसके असर होने शुरू हो गए। तो सबसे नजदीक का जो ग्रह है बुध, उसके पास क्या हुआ कि भाई गर्मी इतनी है कि वहां पर जीवन संभव ही नहीं है। उसके बाद आया मंगल, मंगल के पास भी वही हाल है, उसके बाद उसके पास भी उतना, सॉरी बुध के बाद शुक्र है ना, तो उसके पास भी उतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने अंदर डेवलप कर सके, वो भी काफी गर्म प्लैनेट है। उसके बाद हमारी पृथ्वी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबल है इंसान कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, तो यहाँ पर बहुत आसानी से जीवन पनपना शुरू हुआ। हम इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, जीवन की बात कर रहे हैं। तो जीव जन्मने शुरू हुए क्योंकि ना ज्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। हमारा जो पूरा का पूरा अर्थ है वहाँ पे कुछ ना कुछ खासियत है, एक ऐसा ग्रह है यहाँ पे चूंकि पानी पाया जा रहा है, वायुमंडल पाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें जो जीवन के लिए जरूरी हैं, ऑक्सीजन है, वायुमंडल बोल दिया तो उसमें सारे गैसेज आ गई। तो ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव हो पा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आगे वाले ग्रहों पे भी जीवन संभव नहीं है। हाँ, कहाँ हो सकता है जीवन संभव? इसी तरीके से इसी गैलेक्सी के अंदर, आकाशगंगा के अंदर ही सन जैसा अगर किसी और का सिस्टम होगा तो उसके अंदर भी बहुत सारे ग्रह होंगे। तो अगर बराबर दूरी पे वहां पे उस तरह का पृथ्वी होगा तो वहां पे जीवन संभव हो सकता है। उनकी टेक्नोलॉजी भले ही अलग होंगी, उनकी जीवन यापन करने का तरीका अलग होगा। जिस तरीके से हमारे अंदर एडेप्टेशन और वेरिएशन हुए हैं, उनके अंदर भी एडेप्टेशन और वेरिएशन हुए होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसको मतलब एक वर्ड में सुलझा पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन की शुरुआत ऐसे ही हुई। यहां तक हो गया कि सोलर सिस्टम का निर्माण हमारा हो चुका है, यानी कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम जो टॉपिक है ये पूरी तरह से यहीं पे खत्म होता है। अब इस सोलर सिस्टम के अंदर उस
पार्टिकुलर एक प्लैनेट पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द थ्योरी। बहुत सारी थ्योरीज के साथ अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। हम सभी साइंटिस्ट के थ्योरीज को देखेंगे बारी बारी से, कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा है, कौन से बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, सभी चीज़ों को देखेंगे। और लेकिन अलग अलग थ्योरीज को हम पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज से क्वेश्चंस आते हैं कि किनका क्या मानना था, किनका क्या मानना था। तो अलग अलग थ्योरीज को हम बारी बारी से करके पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा पॉइंट जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही अगर आपको इस चैप्टर से, इस पॉइंट से अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रह जाता है पूछने के लिए, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी हम हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।